ये है प्रदर, यानी कि अभी जो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये किसी भी प्रकार के जो प्रदर रोग है मैंने प्रयोग किया और हर किसी में ये सफल रहा ये मेडिसिन। इसीलिए मैं जी कहता सर। हूँ आप लोग तो इतने मेहनत करते हो आयुर्वेद पढ़ने के लिए, तो नोट करिए चौलाई का साग जो होता है ना, चौलाई आप लोग अपने अपने कैमरे को खोल तो लीजिए ना, आपके फेस की जो है चमक, हाँ खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चौलाई का जो साग होता है, पता है चौलाई, चौलाई का नहीं साग समझ रहे हैं थोड़ा खाते सा, नहीं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं थोड़ा उसका कुछ। अरे महाराज, चौलाई नाम का एक साग है, वो चौलाई है, उसका साग के भाजी बना करके खाया जाता है। भाजी भी खाते हैं, उसके चौलाई के लड्डू भी बनते हैं गुड़ डाल के। वो पकौड़ा भी बनाओ चौलाई के, बहुत अच्छा बनता है। हाँ हाँ, अरे उसकी महाराज दाने दाने होते हैं छोटे छोटे। समझ रहे हैं, चौलाई के साग समझ में नहीं आ रहा क्या? आयुर्वेद पढ़ोगे आप? सर है लेकिन नाम अलग अलग है, उसी के कारण से ना सर। आप यूट्यूब में सर्च आपके करो तरफ चौलाई का साग। आपके तरफ अलग बोलते हैं, हमारे तरफ अलग बोलते हैं। अरे नहीं, सब जगह एक ही होता है। नहीं यूपी सर, बिहार में तो चौलाई के साग, पश्चिम बंगाल के साइड में, आपके छत्तीसगढ़ में भी चौलाई के साग हर जगह भरा पड़ा है। उसका पत्ता कैसे रहता है? 3-4 प्रकार का, मतलब एक ही पत्ता में होता है क्या? पानी से निकलता है? नहीं नहीं नहीं, चौलाई के साग नहीं होता है। नहीं, उसका पत्ता थोड़ा जैसे वो आप नहीं होता चकुंदर, उस कलर का होता है थोड़ा। हाँ, चकुंदर के जो पत्ते होते हैं कुछ वैसा ही होता है, उसका हल्का सा रेडनेस टाइप का। और ये अपने आप ही लग जाता है, और ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, जिस जगह लगता है लगता रहता है अपने आप। दो प्रकार के चौलाई होते हैं, एक होता है लाल और एक होता है हरा। अब ये जो हाँ। मेडिकेटेड यूज में हम, गुरु जी, हाँ इसे हमारे यहाँ लिसुआ कहते हैं, लिसुआ। ओके ठीक है। आप लोग जरा ये गूगल, मतलब आप लोग जरा गूगल में कोई सी चौलाई के रेड कलर वाला डाल करके अपने ग्रुप में शेयर करिए फटाफट, है ना? मुकेश सर थोड़ा डालना है इसमें व्हाट्सएप में ओके, उसका अब फोटो। मैं बताता हूँ। देखो ये जो लाल चौलाई जो है ना, एक तो ये बहुत जबरदस्त विषग्न है। ये इतना जबरदस्त विषग्न है कि अगर किसी को, किसी के शरीर में जो भल्ला तक जो भिलावा होता है ना भिलावे के जहर अगर किसी को लग जाता है, किसी चीज से उसके जहर अगर नहीं कटता है, तो ये चौलाई के जो साग है उससे कट जाता है। इसके जूस बना करके पिला लो, जबरदस्त इसका रिस्पॉन्स है, उसमें विषग्न है ये चौलाई का। पंचांग के जूस बना करके पिलाओ, भल्ला तक जो विलावा है उसकी बात हो रही है। बड़ा जहरीला होता है, किसी किसी को सूट ना करे तो इंसान को खत्म कर देता है वो। खत्म तो क्या करना है, मतलब त्वचा विकार करा देता है। तो ध्यान देना, उसको दिमाग में क्लिक करिए कि चौलाई का जो साग है वो, ये क्या हो रहा है, हाँ ये देखिए जरा चौलाई का साग यहाँ पर। चलो आप लोगों को समझ में आया होगा चौलाई का साग। अब आप लोगों ने क्या नोट करना है, किसी को भी प्रदर का रोग हो, चौलाई का जड़ लेना है। अगर मिल जाए ताजा तब तो फिर तो कहने क्या है, अगर नहीं मिलता ताजा तो इसको कलेक्शन करके रख लीजिएगा। लेकिन ध्यान देना, 1 महीने से ज्यादा काम नहीं करेगा, ज्यादा टाइम में काम नहीं करेगा। जैसे आज आपने तोड़ के रखा है तो 1 महीने तक वो काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं। चौलाई का जो जड़ है वो लेना है, और लाख लेना है। लाख बोलते हैं ना, लाही, लाख खाने वाली लाख लेना, वो चूड़ी बनाने वाली लाख नहीं। लाख लेना है, चौलाई का जड़ लेना है। इन दोनों को पेस्ट बना करके जूस निकाल लीजिएगा निचोड़ करके, या पहले चौलाई का जड़ ले लो और उसको चावल के धोनी में, और ज्यादा अच्छा काम करेगा। चावल का धोनी का मतलब होता है, चावल ले लिया और वो चावल को पानी से एक बार तो साफ करके फेंक दिया, और दोबारा उस चावल को प्रॉपर तरीका से साफ करिए। उस चावल को छान लेना है, वो जो पानी है उस पानी से चौलाई के इस जड़ को प्रॉपर तरीका से उसको पीस लेना है, और पीस करके 1 गिलास ये जूस तैयार कर लो। और उसमें रोगी के हिसाब से कितना लाख डालना चाहिए, चौथाई चम्मच, आधा चम्मच, 1 चम्मच, वो डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन, कितना बड़ा प्रदर है और कितना किस तरह का शरीर है। ये दोनों हो गया, ये हो गया हमारा अनुपान।
अब आपने देना है अपने हाथ से बना हुआ रसोंत, जो दारू हल्दी से रसोंत तैयार होता है, बाजार से लेके आइए। बाजार का दारू हल्दी बिल्कुल भी रसोंत बिल्कुल नहीं खरीदना। रसोंत बनाने के लिए दारू हल्दी के जो जड़ है वो काफ़ी ज़्यादा लेके आना, 3-4 5 केजी लेके आ जाओ और उसको अच्छी तरह से कूट करके पानी डाल दीजिएगा, 16 गुना पानी डालिए और उस पानी को उबलते उबलते कम से कम चौथाई 1/4 पानी जब बचेगा, बढ़िया सा गर्मा गर्म रहते ही उसको निचोड़ लेना है और उसके बाद उसको छान लेना। जितना ये पानी है उतना ही बकरी के दूध डालना है। एक विधि बताता है बकरी के दूध डालना और एक विधि बताता है बकरी के दूध बिना डाले ही इसको तैयार करना। तो बकरी के दूध अगर आप डालोगे तो इसकी जो शरीर में जो काम करने की, जो रक्त शोधन करने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा इफेक्टेड होगा। तो बकरी के दूध डाला और उसको धीरे धीरे उबालना शुरू किया। पकते पकते एंड में एकदम मलाई जैसा रहेगा, एकदम सुखाना नहीं है वहाँ पर। फिर आप क्या करोगे, एक प्लास्टिक का कोई बर्तन ले लेना, ध्यान देना, प्लास्टिक का बर्तन ले लो और उस बर्तन में उसको हल्का सा गिला रहते ही एकदम मलाईदार जैसे होगा, उसको कढ़ाई से आराम से निकाल के प्लास्टिक के बर्तन, थोड़ा सा देसी गाय का घी, ज्यादा नहीं चिपड़ना, नहीं तो सूखेगा नहीं है। उस प्लास्टिक के अंदर दीवारों में है ना, नीचे ऊपर चारों ओर लगाइए और इस पेस्ट को जो आपने अभी तैयार किया है रसौंत, उस बर्तन में डालिए और उसके बाद पूरी तरह से चारों ओर उसको फैला दीजिए। हल्का सा धूप में सुखा देना, बढ़िया सा सूख जाएगा। प्लास्टिक में क्या होता है कि सूखने के बाद आराम से पपड़ी जैसे निकल जाता है। अगर आपने स्टील में या किसी लोहे के किसी बर्तन में इसको सुखाने का प्रयास किया, वो ऐसा चिपक जाता है कि निकलता ही नहीं है। तो प्लास्टिक में ये मामला होता है। कोई भी अगर आपने इस तरह की दवाई बनाना है, छार जैसे कुछ सुखाने वाले काम करने के लिए बनाना है, तो डेफिनेटली आपने वही काम करना है। अब ये जो रसौंत है, कम से कम भी एक चने के दाने बरोबर रसौंत को रोगी को सुबह खिलाया और ऊपर से ये अनुपान दे दिया। मैं कहता हूँ सिर्फ 7 दिन में ये काम हो जाएगा रक्त प्रदर का। इतना इफेक्टेड इसका योग है। बेसिकली मैं क्या है, अभी पिछले बार आप लोगों ने मेरे यूट्यूब में देखा होगा, मैंने नेपाल में जाके बनाया था रसों, तो फिर बनाया था तो लेकर के आया और मैं उसको प्रयोग कर रहा हूँ। अभी तो खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही बचा है अभी। तो उसको आप लोग बना लेना, एक बार बनेगा तो कई समय तक चलेगा। छोटे छोटे चने से भी थोड़े छोटे, काली मिर्च से थोड़े से बड़े बड़े गोलियां बना करके धूप में सुखा के रख लेना, ये आपको जबरदस्त काम करेगा। रसौंत जो होता है हर चीज में, रक्तज जो बवासीर है, और अगर रक्तज ये है प्रदर है, लिकोरिया है, ब्लीडिंग होती है, रक्तज है, तो यहाँ पर इसके साथ साथ भोजन करने के बाद चंद्र प्रभावटी दे देना। ध्यान देना, चंद्र प्रभावटी कुछ लोग श्वेत प्रदर में देते हैं, लेकिन सिर्फ रक्त प्रदर में ये अच्छा काम करता है। ठीक है। और दूसरा एक योग बता दूं? जी सर। हाँ चलिए, एक और योग लिखिएगा जरा। ये योग है पठानी लोध्र। अब सुभाष जी, पलाश का जड़, क्योंकि पलाश की बात हो रही है अभी कुछ दिनों से, तो सुभाष जी का काम है, आपकी तरफ पलाश बहुत मिलता है। जी सर, बहुत एक तो बिल प्लास है, एक तो बड़ा वाला, एक तो सफेद वाला है, बहुत प्रकार का है। हाँ, तो प्रदर में ये तो इतना डेफिनेटली काम करेगा प्रदर रोग में। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये न केवल प्रदर बल्कि लेडीज के जो एंडोमेट्रोसिस है उसमें भी ये बेहतर काम करेगा, रक्त गुल्म में भी ये काम करेगा। तो आपने लेना है पठानी लोद्र। पठानी लोद्र लेना है 1 तोला। 1 तोला कितना होता है, समथिंग 10 ग्राम लेकर के चलो। पलाश का जड़ 1 तोला। मोचरस 1 तोला। धाय का फूल 1 तोला। रसौंत 1 तोला। माजू फल 1 तोला। अब आप लोगों ने, मुकेश जी, इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग अनुमान लगाइए जरा, ये कौन कौन से रोगों में ये काम कर सकता है? धाय के बाद क्या बताया सर? धाय के फूल 1 तोला, रसौंत 1 तोला, माजू फल 1 तोला। सर धाय के फूल हो गया सर, प्लास की जड़ हो गई, स्तंभन करने के लिए अच्छा काम करता सर ये। हाँ,
माजू फल हो गया 1 तोला, अशोक की छाल हो गया, अंतर छाल है अशोक के अंदर के छाल 1 तोला, मंजिष्ठा 1 तोला, मंजिष्ठा ये बना करके रख लो, बस अपने पास रख ही लो इसको बना करके। मंजिष्ठा 1 तोला, ताल मखाना 1 तोला, ताल मखाना 1 तोला, और साथ में आ गया मिश्री 9 तोला। हम कहते हैं ना कि किसी को गारंटी नहीं देना चाहिए किसी भी रोग के लिए। मैं आपको कहता हूं अगर रक्तज बवासीर है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है उसमें, या अतिसार में, अतिसार लूज मोशन जैसा हो रहा है, या प्रदर में। अब प्रदर चाहे रक्तज हो तब तो ये तो उसको तो सखा भी कर देगा, श्वेत प्रदर को भी ये काम करेगा। गारंटी दे दो अगले को, जैसे हम कहते हैं ना गारंटी नहीं देना, उसको गारंटी का मतलब इतना कॉन्फिडेंट भी ना रहो, थोड़ा सा पहले देखो कि कैसे कंडीशन है, क्या कुछ एक क्षय जैसे कंडीशन है। अब जैसे कि वायु पूरा शरीर में बढ़ा हुआ है, तब तो आप जानते हो ये योग आप दे नहीं सकते, क्योंकि कसाय रस जो होता है वो क्या काम करेगा, वायु को बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहां पर रुक्ष गुणों से कसाय रस वायु को बढ़ा देता है। तो मिश्री को मिला लेना 9 तोला। ध्यान देना ये सभी जितना हो सके उतना ज्यादा ताजे ताजे जड़ी बूटियों का योग तैयार कर लेना। उसके बाद तो फिर तो मजा ही मजा है। इसको 6 से लेकर के 10, 6 से लेकर के 1 तोला यानी कि 6 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक हम रोगी की कंडीशन को ध्यान में रख करके देंगे। और अनुपान में इसका अनुपान जरूर लिखिएगा, गाय के दूध या बकरी का दूध। अगर मिल जाए बकरी का दूध बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो गाय के दूध से ही अनुपान के रूप में देना है, क्योंकि रक्त जो प्रदर है वो रक्त दुष्टिकर व्यवस्थाएं हैं। कसाय रस जो होता है उसके आवरण को तोड़ रहा है। ये योग के उस कंडीशन को देखो, उसकी इसकी गति को देखो। कसाय रस है, कसाय रस हमेशा अपने रुक्ष गुणों से कफ को ही तोड़ेगा। कफ के लिए ही तो काम हो रहा है यहाँ पर। कसाय रस कफ के परमाणु को तोड़ भी देगा, और जो प्रदर की कंडीशन है जो उसको स्तंभन भी कर रहा है। एक तरह से तोड़ भी रहा है, परमाणु को तोड़ रहा है वो, मतलब कि जो दुष्ट कर जो रक्त है उसके अंदर टॉक्सिन्स मिले हुए होंगे उसको ये तोड़ भी रहा है, सुखा भी रहा है अवशोषण के गुणों से। और वायु को, वायु क्योंकि रक्त प्रदर में क्या होता है, उसमें वायु में जो अपान वायु है उसकी चल गति थोड़ी सी कमजोर हुआ रहता है। तो कसाय रस रुक्ष गुणों से वायु को बढ़ाएगा और उसकी चल गति को बढ़ाएगा। कसाय रस स्तंभन कारक है, तो स्तंभन होने के वजह से ये क्या करेगा, ये कफ को, कसाय होने की वजह से रुक्ष गुण है तो कफ को, क्योंकि कल हमने पढ़े थे ना चरक उसमें क्लास में कि भाई जो कसाय जो जो रुक्ष गुण है वही वायु को ठिकाना लगा सकता है। तो कफ के जो आवरण है उस आवरण को तोड़ने के लिए जबरदस्त ये है, यानी वायु को प्रॉपर तरीका से चलाएगा कफ के आवरण को तोड़ करके। तो ये योग के ऊपर आप लोग काम कर लीजिएगा, बहुत अच्छा योग है ये। अब हम चलेंगे जरा हमारे कल का जो प्रसंग है चरक के, उस प्रसंग में जाएंगे। क्योंकि अगर हम, हाँ जी सर एक आसमरी के लिए एक योग बताइए। अस्मरी का योग भी मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा अस्मरी का प्रसंग आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा। गुरुजी ये लाल सर ये जो आपने बताया रक्त प्रदर में, अतिसार में और रक्त विकार में, और क्या इसमें पाइल्स में भी यूज होगा ये? रक्त खूनी बवासीर में तो ये तो बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि कसाय रस जो होता है वो कफ के आवरण को तोड़ने का काम करेगा। चलिए, अब आप लोगों को ये चरक के बुक दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है? जी जी सर। सर। अब कल हम लोगों ने जो पढ़े थे
उसके ऊपर थोड़ा सा परसों जो हम लोग जो पढ़ते हुए आए हैं उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा एक बार और विमर्श करेंगे। जैसे मैंने बताया था, क्योंकि ये जो सूत्र बहुत मायने रखता है, बहुत महत्व का है, इसीलिए इसके ऊपर एक बार और ब्रीफली थोड़ा सा भी हम ऊपर से चीजों को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कल हमने बताया था कि कफ को प्रकोपित करने वाला कौन सा रस है? कोई बता सकते हैं मुझे कि कौन सा रस है जो कफ को प्रकोपित करता है? कौन सा है? क्या कौन सा गुण है? हैवी सर। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे मैंने कल बताया था शीत और स्निग्ध ये कफ का संचित, सब कफ को संचित करता है। प्रकोप कौन सा गुण करता है? मधुर रस। हाँ जी, मधुर रस। कफ को। मधुर। प्रकोप शीत गुण। शीत गुण सर। अरे महाराज कल के क्लास आइसक्रीम नहीं, मैं आप लोगों को फिर यहाँ पर सूत्र दूंगा। कोई बात नहीं, चल जाएगा। ये सारी चीजें धीरे धीरे हम इसको करेंगे। ये देखिए जरा, यहाँ पर सूत्र आप देखिए जरा, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से सुनिए तो मजा आएगा ना। अब इतना तो कम से कम हमारे पास गिने चुने तो 2 से कफ पित्त बात, इसके बारे में भी अगर समझ में आए बगैर आगे हम बढ़ेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। कफ के बारे में क्या है? शीतेन युक्ता स्निग्धाद्यः पूर्वते श्लेष्मणशयम्, यानी कि शीत गुण से अगर स्निग्ध गुण ये दोनों युक्त हो गया तो कफ तय अवस्था में जाता है। अपने ऑडियो को बंद करिएगा अगर आपने नहीं बोलना है तो। मतलब कि आपने कोई भी शीत यानी कोई ठंडी चीज खाया और वह ठंडी चीजें चिकना भी है तो ये कफ को क्या करेगा? संचित करेगा, चय करेगा। कोपम उष्णेना, मगर इसको कोप कौन करेगा? उष्णेना, गर्म चीजें करेगा। उष्णेन कोपम, कफ को प्रकोप कौन करेगा? कल मैंने बताया था ना, इसीलिए स्टीम लेने से पहले ये सोचना है कि स्टीम जो है वो उष्ण प्रकृति वाला है, तो ये कफ को क्या करेगा? ये कफ को कोप करेगा। फिर कफ को शांत कौन करता है? तेनैव गुण रुक्षादयः समम, ये कहते हैं कि जो उष्णेन एव गुण रुक्षादय, यदि उष्ण यानी गर्म है मगर वो रुक्ष गुण से युक्त है। समझ में आया? यदि जैसे हल्दी। जी। हाँ, जैसे काली मिर्च है, जैसे हल्दी है, जैसे काली मिर्च है, जैसे हल्दी है, जैसे यहाँ पर रुक्ष, तो वो जो चीजें हैं वो कफ को समन करता है। ध्यान देना, कफ को क्या शहद है। करता है? हाँ जी, शहद भी है। हाँ, शहद। शहद रुक्ष है मगर उष्ण तो नहीं है। फिर कफ का समन तो करता है। योगवाही है। अगर उष्ण द्रव्यों के साथ मिला हुआ है शहद तो वो फिर कफ को क्षय करेगा। तो फाइनली क्या हो गया? शीतेन युक्ताः स्निग्धाद्यः, यदि शीत गुण यानी कोई ठंडी चीजें जब हम निरंतर खाते रहते हैं और वह ठंडी चीजें खाने के आसपास में या उसके साथ में कोई चिकनी चीजें भी हम खा रहे हैं तो ये बहुत जल्द कफ को संचित करता है। लेकिन उष्णेन कोपम, कोई गर्म चीज आप खाते हो मगर कोई ड्राई साथ में नहीं है तो ये क्या कर देगा? कफ को कोप कर देगा, कफ को बढ़ाएगा, पिघला देगा ना, पूरे शरीर में पिघला देगा कफ को। जैसे देखो, जब हम कभी काली मिर्च, दालचीनी, ये सारे क्या है? उष्ण और रुक्ष है। लौंग क्या है? उष्ण और रुक्ष है। तो ये क्या करते हैं? शरीर के अंदर कफ को पिघलाते हैं।
उसको द्रवीभूत करते हैं, पूरे शरीर में छुप करके बैठे हुए जो कफ के परमाणु हैं वो बाहर आ जाएगा, फिर आप कोपम, फिर दुखी हो जाएंगे। अब इसका प्रॉपर चिकित्सा क्या है? तो प्रॉपर चिकित्सा है कि उष्णेन युक्ता रुक्षादयः। उष्ण रुक्ष, उष्ण और रुक्ष यानी गर्म हो और ड्राई हो, तब जाकर के कफ को समन करेगा। तो कोई भी, अब देखो ये तो समझना बड़ी जरूरी है, आपके सामने कोई रोगी आया, नाड़ी परीक्षण किया और आपने देखा कफ है, कफ का मतलब क्या है? उसके आमाशयोद्भव व्याधि है, कहीं पर दर्द हो रहा है, कफ के आवरण वायु में हो रहा है, तभी तो दर्द होता है। कहीं पर भी शरीर में दर्द होती है, समझ लो यहाँ कफ वायु को आवरण कर रहा है। तो ऐसे दर्द जैसे कंडीशन में हमें कैसे दवाई देना चाहिए? रुक्ष आदयः, आदय भी नहीं कहेंगे, रुक्षेण युक्ता उष्ण, रुक्ष गुण से युक्त हुआ जो गर्म द्रव्य है कोई भी, वो हम देंगे। मैंने कल संदर्भ बताया था परसों कि जैसे सिंगनाद गूगल है, सिंगनाद गूगल के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो कैसे हैं? वो रुक्ष और उष्ण गुण वाले हैं। ठीक है, अब हम जरा यहाँ पित्त को समझते, हालांकि कल हम पढ़ते हुए गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा चाहता था कि आप भी इसको थोड़ा सा समझ लो। अब देखो पित्त के संदर्भ में मैं एक सूत्र बताता हूं। पित्त में क्या है? प्रकोप कौन करता है? कल हमने पढ़े थे, बताइए जरा, कोई बता सकते हैं? प्रकोप, संचय पहले कौन करेगा पित्त का? शीतेन युक्ता तीक्ष्णादि चयम, शीतेन युक्ता तीक्ष्णादि, कोई ऐसा खाने वाली चीजें जो कि ठंडी है मगर बड़ी तीक्ष्ण है। क्या हो सकता है? जैसे आइसक्रीम है, जैसे बर्फ है। आप देखते होंगे बर्फ जब हम खाते गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में जब हम आइसक्रीम खाते हैं, जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो थोड़ी देर में क्या होता है? थोड़ी देर में और ज्यादा प्यास लगता है कि नहीं लगता? जी जी जी। आप जितना चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पियोगे उतना ज्यादा आपको प्यास लगता है, क्योंकि शीतेन युक्ता तीक्ष्णादि चयम। अब ये पित्त को संचित करता है। कोप किससे करता है? उष्णेन युक्तम। अगर उष्ण है तो वो पित्त को भी कोप करेगा। देखो, कोप करने के संदर्भ में कफ और पित्त इन दोनों में उष्ण ही गुण को माना है। तो प्रकोप करने के संदर्भ में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं भाई, गिनी चुने अपना दोष है, दोनों दोष को प्रकोपित करने वाला एक ही गुण है और उसका नाम है उष्ण। हाँ, संचित करने के संदर्भ में तीक्ष्ण गुण वाला कोई शीत द्रव्य है तो वो पित्त को संचित करता है, और स्निग्ध गुण वाला शीत है तो वो कफ को संचित करता है। तो ऐसा पित्त जो शीत और तीक्ष्ण से संचित होता है और उष्ण से प्रकोप होता है, तो चिकित्सा क्या होगा? तो चिकित्सा में नोट करिएगा, शीत और मंद गुण वाला कोई ऐसा द्रव्य जो मंद गुण वाला हो मगर शीत हो। संचित कौन कर रहा था? तीक्ष्ण गुण वाला। मंद गुण वाला शीत होनी चाहिए। अब हम अगर कोई भी जड़ी बूटी पित्त के प्रकोपित होने के कारण से, इसको एकदम दिमाग में चिपका देना है इसको, यही आपके सभी आयुर्वेदिक रोगों में दिए जाने वाले सूत्र है। कहीं पर भी इन्हीं सूत्रों को लगाना है। कफ का चिकित्सा है रुक्ष और उष्ण, सिर्फ उष्ण से नहीं बल्कि रुक्ष से मिला हुआ उष्ण होनी चाहिए। कोई रूखा हो, चाहे आप जो है उसको बहुत ज्यादा कफ बढ़ा हुआ, जैसे मान लो किसी को लिपोमा हो गया, जैसे मानो किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, किसी को कुछ भी हो रहा है,
ABCD, बवासीर हो रहा है कफज, या कोई भी कफज मंदाग्नि हो रहा है कफ के कारण से, ऐसा कुछ हो रहा है। एक सेकंड। तो हम अब क्या करेंगे, कोई भी ऐसा द्रव्य ढूंढेंगे जो रुक्ष भी हो और उष्ण भी हो। अकेला उष्ण नहीं, पित्त के संदर्भ में कोई ऐसा द्रव्य ढूंढेंगे जिसमें शीत गुण हो, लेकिन शीत हो लेकिन मंद गुण वाला हो। मंद, मंद के विपरीत दूसरा क्या है, तीव्र, तीक्ष्ण। तो तीक्ष्ण गुण वाला ना हो, तीव्र गुण वाला ना हो, तीक्ष्ण ना हो, मंद हो, तो वो पित्त को शमन करता है। अब आता है वायु के विषय में। तो वायु के बारे में क्या बोला है ग्रंथकार ने? कल आप लोगों ने पढ़े हैं, कल अपने दिमाग में रखे हैं, तो बताइए। उष्णेन युक्ता रुक्षाद्या वायु कुर्वन्ति संचय। कल हमने पढ़े हैं वायु उष्ण और रुक्ष इन दोनों गुणों से युक्त होगा तो संचित अवस्था में जाएगा। लेकिन शीतेन, शीत गुण जो है वायु का सबसे बड़ा शत्रु है। शीतेन कोपम, शीत गुण वायु को प्रकोपित कर देता है। इसीलिए वर्षा ऋतु में जब गर्मी पड़ रही होती है, वर्षा ऋतु में जब बरसात के बाद थोड़ी सी ठंडी हवाएं आती है, तो उस समय वायु बढ़ जाता है शरीर में। यानी जो शीत गुण है, गुणों में सबसे शत्रु है वायु का शीत गुण। पित्त का उष्ण गुण, कफ का भी उष्ण गुण। लेकिन रुक्ष से मिला हुआ उष्ण कफ का सबसे बड़ा शत्रु है, पूरा खत्म कर देता है कफ को। मंद गुण से मिला हुआ शीत जो है ये पित्त का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह पित्त को पनपने नहीं देता। और उष्ण से मिला हुआ स्निग्ध यानी चिकना। अब वायु के लिए सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वह है स्निग्ध गुण। पित्त का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वह है शीत गुण। और कफ का सबसे बड़ा शत्रु है तो कौन है? अब आप लोग बताइए जरा, कफ का सबसे बड़ा शत्रु कौन रहा फिर? रुक्ष गुण। हाँ, रुक्ष गुण। रुक्ष गुण कफ के लिए रुक्ष गुण, रुक्ष गुण जो है यानी कोई ऐसा जो रूखा पैदा करे शरीर में, वो कफ का सबसे बड़ा शत्रु है। आया समझ में? परसों का प्रसंग आया समझ में? अब कुछ चीजें और जरा आप लिखिए जरा। कटु को, अब ये तो हो गया हमारा अष्टांग हृदय के संदर्भ में। सुश्रुत के संदर्भ में थोड़ा सा इसमें हम लेते हैं ना, सुश्रुत जी को भी तो हम कहाँ भूलना है हमने। तो कटु तिक्त कषाय रुक्ष उष्ण लंघन लघु पाकः कफ प्रशांतये। इसको नोट करिए जरा। अगर आपके पास कोई रोगी आया और उसको कफज व्याधि है, तो हमने कौन कौन से क्या क्या सोचना है चिकित्सा में? कटु तिक्त कषाय। ये कटु तिक्त कषाय जो भी द्रव्य आपके पास इजीली अवेलेबल है, वो किस तरह के गुण वाला होनी चाहिए? वह रुक्ष गुण वाला होना चाहिए, वह उष्ण गुण वाला होना चाहिए। ये गुणों का संदर्भ हो गया। कटु तिक्त कषाय ये कफ को शमन करते हैं, मगर ध्यान बस इतना ही रखना है कि वह द्रव्य कटु तिक्त कषाय में से कोई भी रस हो, बस रुक्ष और उष्ण ये दो गुण उस द्रव्य में होनी चाहिए। अब आप जो मर्जी दवाई दे दो, उस व्यक्ति के कफज व्याधि जाएगा ही जाएगा। अब वो व्याधि कहीं का भी हो, चाहे मूत्र द्वार का हो, चाहे मल द्वार का हो, चाहे स्प्लीन का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे ब्रेन का हो, चाहे गले का हो,
नाम की जरूरत नहीं, कल परसों हम पढ़ रहे थे ना, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। बस हमने एक चाबी पकड़ लिया कि कफ से संबंध रखने वाला व्याधि है और कफ का चाबी है कटुतिक्त कषाय, और ये रुक्ष और उष्ण गुण वाला हो। बस इनको देने से पहले अगर उसका शरीर वाकई में आम अवस्था में है, अब ये आम और निराम को भी हमने भूलना नहीं है, अगर आम अवस्था में है तो लंघन और लघुपाक। लघुपाक का मतलब कोई लघु गुण वाला द्रव्य उसको आहार के रूप में देना है और लंघन कराना है। लंघन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जितना देर तक भूखे रहने से स्टमक से अन्न नीचे की ओर चले जाए, उतने देर को आयुर्वेद ने उस व्यक्ति के लिए लंघन बताया है। उसके उधर अगर उसके धातु क्षय की कंडीशन नहीं है, संतर्पणोक्त व्याधि है, शरीर में गुल्म हो रखा है, ट्यूमर हो रखा है, या पॉलिप्स हो रखा है, लिपोमा हो रखा है, क्या कहते हैं बवासीर हो रखा है, या लेडीज के संदर्भ में उसको जो है पीसीओडी हो रखा है, या उसको ऐसे कुछ हो रखा है जो वृद्धिजन्य व्याधि है, जितने भी व्याधि है जो हमने जिसके ऊपर बात किया था, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले लघु और लंघन करा करके, पहले लंघन कराना है, उसके बाद लघुपाक देना है, उसके बाद हमारे मेडिसिन के चार्ट में कटुतिक्त कषाय 3 रस वाला हो, वह रुक्ष और लघु उष्ण गुण वाला, बस खत्म हो गया। अब कहीं का भी है कुछ, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे ही पित्त के संदर्भ में, क्योंकि प्रसंग वही है तो इसलिए एक साथ सुश्रुत के भी, ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये सुश्रुत सूत्र स्थान 41वां अध्याय, जहां पर ये सारा संदर्भ है। पित्त के लिए मधुर तिक्त कषाय, ये रस पित्त को शमन करता है। कौन कौन सा करता है? मधुर तिक्त कषाय। अब आपके सामने एबीसीडी कोई भी पित्तज व्याधि को लेकर के आता है क्या नाम वाला है देखने की जरूरत नहीं है, नाड़ी परीक्षण आपने किया, आपको पता चला यार ये तो पित्तज है। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, आपके झोली में यानी कि आपके पास मधुर तिक्त कषाय वाला कौन कौन से द्रव्य है उसको देखना है। मधुर तिक्त कषाय में भी पित्त बढ़ा हुआ है और साथ में वायु भी है बढ़ा हुआ, अथवा वायु वातज प्रकृति है तो मधुर रस देना है, वातज प्रकृति है मधुर रस देना है, कफज प्रकृति है तो तिक्त रस प्रदान होनी चाहिए, और अगर क्षीण अवस्था में है कफज प्रकृति है वृद्धि अवस्था है, और कोई बहुत बड़ा भारी कोई, जैसे कल परसों हम शोथ पढ़ते हुए आए हैं। शोथ का मतलब क्या है? शरीर के अंदर किसी भी कोने में कोई भी ऑर्गन हो, इंटरनल एक्सटर्नल, कहीं भी उभार है, चाहे वो स्प्लीन में हेपेटोमेगली हो, स्प्लीनोमेगली हो, या फैटी लिवर हो, या कोई भी हो, नाम लेने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि भाई नाम के कोई लेना देना ही नहीं है, बस ये समझ लो कि उभार है, कहीं वृद्धि हो रखा है, कोई भी वृद्धि हो, शोथ स्वेलिंग भी वृद्धि है, तो हम क्या करेंगे? उसको सुखाने के लिए कषाय रस लेंगे कोई भी, लेकिन कैसा होनी चाहिए? गुरु पाको, उसकी जो विपाक है उस द्रव्य का, उस जड़ी का गुरु विपाकी हो। तो गुरु विपाकी अगर होगा तो वात और पित्त इन दोनों को नष्ट करता है गुरु विपाको वात पित्तग्न। श्रीत मृदु पिच्छिला पित्तग्न, आलो इसको भी नोट कर लो। वह जो मधुर तिक्त कषाय रस है, कंडीशन 2 आपने उस रोगी को दिया, वह शीत गुण वाला होनी चाहिए, मृदु अत्यंत कोमल प्रकृति वाला होना चाहिए, पिच्छिला होनी चाहिए, चिपचिपाहट वाला, तो ये पित्तग्न, ये फिर पित्त को नष्ट करेगा। तो अपने आप डिसाइड कर लो कि कौन सा द्रव्य में कौन सा कैसा क्या कुछ गुण है। आने वाले समय हम द्रव्य गुण विज्ञान भी पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा
लेकिन दिक्कत ये है कि पेमेंट जो है चरक का कोई दे नहीं रहे, 2-3 लोग हैं जो पेमेंट देते हैं, बाकी कोई दे नहीं रहे, तो मेरा भी थोड़ा सा है ना। तो आप लोग थोड़ा सा अगर बड़े इसमें थोड़ा सा करें, हम आपका ख्याल रख रहे, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा है कि आप लोग भी थोड़ा रखें, तो हम आगे द्रव्य गुण विज्ञान भी इसी उम्मीद के साथ पढ़ेंगे कि आप सभी लोग इसको प्रॉपर तरीके से समझ सको। तो शीत मृदु पिछिला पित्तग्न, शीत मृदु और पिछिल मधुर तिक्त कषाय रस से युक्त हो तो वो पित्त को नष्ट करता है। वायु के संदर्भ में उष्ण स्निग्ध, ये दोनों गुण जो है उष्ण हो और स्निग्ध हो, तो ये दोनों अभी हम पढ़ चुके हैं। मधुराम्ल लवण, ये भी वायु को शमन करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है अभी मैंने क्या क्या बोला? तो यहां तक अभी हम लोग आ गए। अब हम आएंगे जो कि बहुत महत्व का है। हम लोग कल इस सूत्र तक आ चुके, 18वां सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम यहाँ पर दोषों का क्षय और वृद्धि के जो कारण है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अभी तमाम प्रकार के कफ पित्त और वायु को जो संचित और वृद्धि और शमन करने वाली जो रस गुण के बारे में हमने बात किया, ठीक है। तो यह सभी, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने अपने कैमरे को आप लोग जरा ऑन रखिए। शर्मा जी, आप तो क्या दिक्कत है आपको? हाँ, अविनाश जी अविनाश जी कहाँ चले गए? ओके, थोड़ा सा फेस देख करके पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा मजा आता है, और तो कुछ नहीं है। तो परसों हम लोगों ने क्या पढ़े थे? अभी आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? रसों के बारे में, कौन सा रस किस दूसरे रस के साथ मिल करके कौन से दोष को समन करते हैं, बस यहां तक अब इसमें आप बने रहिएगा। अब हम बात करेंगे दोषों के क्षय और प्रकोप के जो कारण इन्हीं रसों के आधार पर। अभी तक हमने जो बात किया, दोषों के प्रकोप के संदर्भ में आहार और विहार एक मुख्य भूमिका निभाता है। यानी हमने तो जस्ट क्या देखना है, एक रोगी आया तो रोगी में हमने या तो वो दोष वृद्धि अवस्था में होगा, यानी कि दोष बढ़ा हुआ हो सकता है, या दोष घटा हुआ हो सकता है, दो ही चीजें होगा, या तो सामान्य अवस्था में हो सकता है। सामान्य अवस्था में होने का मतलब क्या है? दोष धातु मल ये तीनों ही अपने अपने मान में रहेगा, तो वो सामान्य है। अपने अपने मान में रहेगा, वो सामान्य है। तो क्या सामान्य, हाँ जी, अपने अपने कोष्ठ में रहेगा, अपने अपने कोष्ठ में रहेगा। उनके द्रव्यत गुणत कर्मत तीनों ही सामान्य रहेंगे। लेकिन सामान्य रहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी नहीं है। सामान्य होने का मतलब डायरेक्टली ये नहीं कि वो दोषी नहीं है। दोषी होने का कारण क्या है? जैसे हेमंत ऋतु चल रहा है, और हेमंत ऋतु, हेमंत जो है वो सर्दी का मौसम है, सर्दी में कफ बढ़ता है, यानी प्रकृति के हिसाब से कफ का संचय हो रहा है। और वह व्यक्ति भी कफ कारक आइसक्रीम वगैरह खा रहा है, तो कफ के लिए आइसक्रीम और कोई चिकना चीजें भी, घी वगैरह कुछ खा रहा है। भूख लगने पर खाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन बिन भूख लगे, बिन समय, आहार विधि को ध्यान रखे बगैर अगर वो हेमंत ऋतु में कुछ खाता है, तो ऋतु के हिसाब से उसके शरीर में कफ जो है संचित होगा, और फिर बाद में संचयम च प्रकोपम च प्रसरम, ये जो सूत्र आप लोगों ने पहले नाड़ी में पढ़े थे, उसके आधार पर क्या होगा? कफ शरीर में बढ़ता हुआ जाएगा, द्रव्यता गुणत कर्मत तीनों की वृद्धि होगी। होगी कि नहीं होगी? तीनों की वृद्धि होगी, यानी कि दोष बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी व्याधि को प्रकट नहीं कर रहा है, क्योंकि व्याधि उत्पन्न होने के लिए कंपलसरी क्या है अविनाश जी?
जी सर। तैयार है। मुकेश जी बताइए, कफ प्रकोपित होकर के घूम रहा है, अब व्याधि उत्पन्न होने के लिए क्या जरूरी है? दोष दुष्यम सम्मूर्षणास व्याधि। एक दोष जो विकृत अवस्था में घूम रहा है, पहले से ही कमजोर दुष्य यानी धातु में जाकर के रुक जाता है। यत्र संग खवई गुण्या, जहां संग हो जाता है, जहां मिल जाता है। एक पागल कुत्ता और एक छोटा बच्चा जो चल भी नहीं सकता, दोनों का संग हुआ एक जगह में। कुत्ता ने देखा ये भग भी नहीं रहा है, चलो मेरा शिकार है ये। अब बच्चा देखता है छोटा सा तो बच्चा है, जाके कुत्ता ने उसको काट दिया। अगर बड़ा होता तो पहचान लेता, भग जाता या उसको डंडे मारता। यत्र संग, एक धातु, जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में प्रकोपित अवस्था में रस रक्त आदि संचारित इन दोषों, इन व्यवस्थाओं के साथ प्रकोपित अवस्था का कफ के परमाणु घूम रहा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, एक उदाहरण के रूप में, सर मेरे ताऊजी तो 107 साल की उम्र में जाके पूरे हुए हैं, मृत्यु को प्राप्त किए, दिन में 2 डिब्बा सिगरेट पीते थे। सिगरेट पीना कोई बुरी बात थोड़ी है। 107 साल आप जी के दिखाओ, वो तो जी गए। सिगरेट पीना बुरी बात होता, इतने कैसे जीते? तो इस संदर्भ, इस सवाल का जवाब ये आयुर्वेद देता है। यत्र संग, जब तक, अब ऐसा है सिगरेट उसने पिया है तो निकोटीन तो अंदर गया है, टॉक्सिन्स तो घूम रहा है ना, बलगम के रूप में घूम ही रहा है, वो इधर से उधर घूम रहा है, कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। लेकिन कोई व्याधि न होने का मतलब क्या है? संग नहीं हो रहा है। किसके साथ? कोई पहले से ही तैयार बैठा दोष के साथ। शरीर के अंदर जन्मजात पूर्व जन्मानुकृत या किसी कारणवश शरीर का कोई अर्गन, शरीर का कोई हिस्सा, शरीर का कोई धातु पहले से ही कुछ कमजोर होता है। उस कमजोर स्थान में जैसे ही घूमते हुए ये चीज जाएगा, टॉक्सिन जाएगा, हेमंत ऋतु में अगड़म बगड़म शीत और स्निग्ध खा करके अथवा सिगरेट पी करके, तो वहां, क्योंकि देखो जैसे पागल कुत्ता हमेशा दौड़ता रहता है, अंदर उसकी गर्मी होती है। आज एक बहन जी का फोन आया, कहते सर कुत्ता ने मेरे गाय को काटा है, और गाय बेचारी बड़ी, कभी बैठती कभी उठती, कभी बैठती कभी उठती। अच्छा, मैं एक उपाय आपको बताता हूँ, इसका चिकित्सा भी बताता हूँ। गाय को, कोई भी जानवर को अगर कुत्ता काट लेता है, रेबीज जैसा कुछ होता है, तो आपने क्या क्या देना है उसको? तो पहले मैं वो प्रसंग खत्म करूं। तो जिस प्रकार से वो जो कुत्ता जो है, पागल कुत्ता, एक जगह ठहरता नहीं है, पूंछ को नीचे की ओर अपने टांग के पीछे ऐसे सीधा होता है। बाकी कुत्ते के पैर कभी पूंछ कभी सीधा नहीं होता, लेकिन जो पागल कुत्ता है उसका पूंछ क्या होता है? एकदम सीधा होता है। रास्ते में कभी भी देखो कोई कुत्ता, उसके पूंछ उसके पैर के नीचे ऐसे लेकर के गया है, सीधा है, पीछे की ओर झुका हुआ है, और अपने मुंह को ऐसे करके हिलाता है, चंचल प्रकृति का, इधर से उधर मुंह मारते हुए जाता है, समझ लो पागल है। अंदर गर्मी है, बेचैनी है, क्योंकि रेबीज जो होता है बहुत गर्म प्रकृति का और बहुत ज्यादा उष्ण प्रकृति का होता है, रुक्ष प्रकृति का होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा डेंजर है। ऐसे ही क्योंकि वो दोष है, स्थिरता के लिए प्रयास करता है। शरीर के अंदर भी जो टॉक्सिन्स, कल परसों पढ़े थे ना, कि कोष्ठ से शाखाओं से उठ करके सिराओं में जो मल जाता है बड़ी तीव्र गति से, तो जितने वेग से ऊपर जाता है उतने वेग से नीचे नहीं आता, पढ़े थे ना। लेकिन आने का प्रयास तो करता है, लेकिन लेकर के कौन आएगा? कोई नहीं आ सकता, कोई लेकर के आ नहीं रहा है। एक बयान वायु है जो रस और रक्त को लेकर के जाता है, सब जगह टच तो करता है उस मल को, लेकिन वो चिपकने वाला है वो टॉक्सिन से। उसमें मृत्यु, वो क्या है कि उसमें जीवन तो है नहीं, उसमें चेतना नहीं है। बाकी हर जो अन्न रस है, हर जो मल है, उसमें चेतना रहती है। लेकिन वो जो टॉक्सिन्स है, जो मल है, मल बोलते जिसको,
बहुत दिन तक पड़ा हुआ मल, उसमें चेतना नहीं रहता, इसीलिए मुझे निकल के बाहर जाना चाहिए, ये भाव उसमें नहीं रहता, इसलिए पड़ा रहता है, चाहे कोलेस्ट्रॉल के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो। तो वो जो दोष है क्या होता है, घूमता रहता है और बस रिटर्न आना उसको नहीं पता, बस आगे ही आगे बढ़ता जाता है। और बढ़ते क्रम में जो भी दोष या जो भी धातु, कोई भी अर्गन जिस धातु से बना हुआ है, धातु ही लेंगे क्योंकि अर्गन का आयुर्वेद में कोई नाम नहीं है, जस्ट धातु ही है, एक दो धातु मिलकर के एक अर्गन का निर्माण करते हैं एलोपैथिक के टर्म्स में, लेकिन हमारा आयुर्वेद सिर्फ धातु मानता है। कोई भी पहले से कमजोर होकर के बैठा हुआ है, वहां जाकर के दुपक के बैठेगा, तो यत्र संग दोनों की संगति हो गई, तो जिस अर्गन में जाकर के ये वहां आश्रित होगा, है ना, उसको लगता है कि यार ये जगह थोड़ा ठीक है। नहीं तो कोई भी अर्गन जो है उसके पास जैसे ही हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी तुरंत पहुंच गया वहां पर, चलो कहाँ उसको टिकने देता है। ये एक नंबर के तरह तरह के सेनाएं हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर बैठे हुए, चलो वो है अलग भाव। तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पर व्याधि धीरे 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 वो क्योंकि चाहे वो मरा हो चाहे वो जिंदा हो, वृद्धि होना उसका एक स्वभाव है। जैसे एक इंसान जिंदा है तो भी बढ़ता है, अगर मर गया है तो भी बढ़ेगा, बदबू के रूप में, गंदगी के रूप में, कोई ना कोई विकृति के रूप में ही वो सारे विकार उसमें बढ़ रहा है, पनप रहा है ना। कोई आदमी मर जाता है, कोई ध्यान नहीं देता, तो क्या होता है उसमें कीड़े पड़ रहे हैं और शरीर में कुछ वृद्धि हो रहा है, कोई विकार उत्पन्न होकर के बढ़ रहा है विकार, उधर विकार बढ़ रहा है, जीवित आदमी में प्राकृतिक चीजें बढ़ रहा होता है, उधर विकृत चीजें बढ़ रहा होता है। अच्छा, कुत्ते के संदर्भ में चाहे रेबीज हो तो उसको आप नोट कर लीजिएगा जरा। तो एक तो है दूधिया घास, गाय को देना है आपने, क्या क्या देना है, दूधिया घास हो गया और सिरिस का छाल हो गया और भृंगराज हो गया। ये तीनों ही कृमिघ्न है, विषग्न है और ये दोषों को शमन करते हैं। अब इसमें कोई सारक द्रव्य भी डाल दो, क्योंकि पित्त है, रेबीज का मतलब है पित्त है, और उसको मल द्वार के माध्यम से लूज मोशन करने वाली भी कोई चीजें उसमें डाल दो, जैसे अमलतास हो गया, जैसे निशोथ हो गया, ऐसे कुछ कंडीशन को देख करके कि तिक्त उसमें जो है कि तिक्त वाला ज्यादा डाला जाए, मधुर वाला ज्यादा डाला जाए, या कंडीशन को देख करके। एक तो ये हो गया, निरंतर उस जानवर को उसके रस देते रहो, और साथ में सूत से का रस और ये सूत से का रस और कामदुदा रस और अभिपत्तिकर, ये जो पित्तग्न है, इसको आप जरूर दे दो। अगर अभिपत्तिकर ना भी दे तो चल जाएगा, बट सूत सेकर और कामदुदा अच्छा काम करेगा। टैबलेट के फॉर्म में, टैबलेट के रूप में थोड़ा थोड़ा करके उस जानवर को आप दे दो, तो जानवर में भी अच्छा काम करता है। तो कल हम लोगों ने पढ़े थे, अथवा दोष के संदर्भ में, दोष वृद्धि और क्षय के संदर्भ में सबसे पहले हमने क्या देखना है, दोष प्रकोपक आहार विहार हुआ है कि नहीं, अथवा इसको तो आप लोग वैसा नोट ही कर लो, किसी के दोष बढ़ा है या घटा है। आपके सामने एक व्यक्ति आया, अब आपने नाड़ी परीक्षण किया, दोष बढ़ा है, तो बढ़ने के संदर्भ में या दोष घटा है, तो या तो आहार विहार उसने वृद्धि कर आहार विहार किया है या क्षय कर आहार विहार किया है। दूसरे नंबर में कल हमने परसों पढ़े थे, ऋतु के अनुसार दोषों का क्षय और प्रकोप भी हो रहा है ना। एक दिन हमने पढ़े थे ना कि कौन सा ऋतु किस दोष को बढ़ाता है, किसको समन इसको जो है कि प्रकोपित करता है, किसको समन करता है। तो उसको जोड़ लो जरा, उसको ये पूछो कि भाई कौन से ऋतु में क्या कुछ विशेष होता है। उसको ये पूछना है कि ये जो आप में समस्या है, किस ऋतु विशेष में, किस कौन से ऋतु में ज्यादा आपको तंग करता है ये, तो वहां से पता चल जाएगा। दूसरे नंबर में दोषानुसार क्षय और वृद्धि, कफ पित्त वात, ये जो दोष है इसके संदर्भ में क्षय और वृद्धि हमने देखना है। क्या वह दोष स्वतंत्र और परतंत्र के संदर्भ में, वह दोष स्वतंत्र प्रकोप का मतलब क्या है कि कोई दोष अपने निज कारणों से बढ़ा है और अपने विपरीत चिकित्सा करने से ठीक हो जाता है, तो ये स्वतंत्र प्रकोप है। मैंने इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा काफी ज्यादा बात किया। परतंत्र का मतलब क्या है, जो अपने हेतुओं से बढ़ा नहीं है और अपने चिकित्सा करने से ठीक नहीं होता, यानी विपरीत चिकित्सा करने से ठीक नहीं होता, तो वो परतंत्र है। इसके ऊपर भी बाद में जब प्रसंग आएगा तो हम बात करेंगे।
तो दोष के संदर्भ में ये 3 चीजें हो गया। दोष प्रकोपक आहार विहार क्या हुआ है, किस ऋतु के संदर्भ में संबंध है इसके व्याधि। तीसरे नंबर में दोषानुसार क्षय वृद्धि स्वतंत्र या परतंत्र दोष प्रकोप के संदर्भ में। तीसरा इसको नोट कर लो। चौथे नंबर में यहाँ पर देखिए जरा 28वें नंबर के सूत्र है। अब ये बड़ा ही महत्व का सूत्र है 28 नंबर। इति काल स्वभाव हो यब, अच्छा आप लोगों को मैंने इसको शेयर नहीं किया अभी, है ना। इसको भी आप लोग नोट कर लो, इसको आप लोगों ने ना नोट करना, ठीक है ना, क्योंकि हर तक पेशेंट आपके पास आएगा तो डायग्नोस इसी तरह से करना है। आप लोगों ने रोग परीक्षण करने का ये एक बहुत बढ़िया जरिया है। इसी जरिया से आप लोग किसी भी व्यक्ति को पहचानने का प्रयास करोगे। चौथे नंबर में हमने 28 नंबर वाले सूत्र को देखना है। इति काल स्वभावोऽयम् आहारादि वशात् पुनः जयादिन यन्ति सद्योपि दोषः काले पिवानतु। बस ये चीजें हैं। इसका मतलब क्या है, जो आहार विहार है वो आहार विहार ऋतु के अनुसार तो है ही। हर रोज की जो हमारी जो दोषों को प्रकोप करने वाले, वृद्धि करने वाले आहार तो है। इन्होंने कहा 28 नंबर में काल के स्वभाव के कारण भी दोषों का संचित हो सकता है। काल के संदर्भ में भी यहाँ पर बहुत सारी बातें एक एक करके, हालांकि परसों भी हमने इसके ऊपर बात किया था, लेकिन एक कुछ अलग सुश्रुत के कुछ विधि है, उसके साथ इसको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए काल का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है। अब मैं इस बात को आप लोगों के चेहरे को देख करके बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा आदत सा बन गया है ऐसा। मान लीजिए आदर्श जी ने सर्दी के मौसम में, सर्दी का मौसम गर्मी का मौसम है, यानी उस समय स्वाभाविक रूप से शरीर में पित्त बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है। उन दिनों में आपने क्या खाया, अत्यंत तीक्ष्ण गुण से युक्त शीत द्रव्य का सेवन किया, आवश्यकता से ज्यादा ही। कब किया, पित्त काल में। क्या सेवन किया, अत्यंत आवश्यकता से ज्यादा शीत और तीक्ष्ण गुण से युक्त कोई चीजों का आपने खूब सेवन किया। जैसे ही हेमंत ऋतु आया, हेमंत ऋतु में अब आपके शरीर में वह जो शीत और तीक्ष्ण जो पहले से खूब ज्यादा संचित होकर के जो बैठा हुआ है, ऋतु के विषम होने के बाद भी हेमंत ऋतु में वह चीज आपको तंग करेगा, या वर्षा ऋतु में भी आपको ये तंग करेगा, क्योंकि तीक्ष्ण है और शीत है। यानी कि एक ऋतु में, एक समय में खाए हुआ कोई भी पदार्थ, वह चीज दूसरे ऋतु में, दूसरे समय में वो शरीर को प्रकोपित कर सकता है। किस तरह से करेगा, जैसे आपने हेमंत ऋतु में काफी ज्यादा शीत और स्निग्ध द्रव्य का सेवन किया, वो तो ऋतु के अनुकूल था, बट कुछ ज्यादा आपने किया। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू हुआ इन दिनों में, अब क्या होगा, गर्मी शुरू हो गया। तो गर्मी शुरू होते ही, गर्मी क्या है, यह उष्ण प्रकृति है, तो कफ को क्या करता है, अकेला उष्ण क्या करेगा, कफ को, अभी हमने पढ़े थे क्या करता है, उष्णेन कफः बुला देगा। उस समय जो आपने शीत स्निग्ध खा करके शरीर में कफ जो बढ़ा रहे थे, जैसे ही गर्मी आएगा तो गर्मी के वजह से वह शीत और स्निग्ध द्रव्य शरीर में जो रह रहा था वह प्रकोप हो जाएगा। इसका एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से, ये अपस्मार के संदर्भ में देते हैं कि जिस प्रकार से आपने कोई बीज जमीन में बोया या कहीं आपने फेंक दिया या डाल दिया गर्मी के मौसम में या ऐसे कुछ पतझड़ के मौसम में, और वो पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा, कुछ समय के बाद जैसे ही
बरसात हुआ या ऐसे कुछ हो गया, काल का प्रेरणा हुआ और उसमें से अंकुर उत्पन्न हो गया। तो वहीं पर किसी कोई सवाल करता है कि महाराज उसमें से इतने देर क्यों लगा अंकुरित होने के लिए? तो कहा कि ये काल का प्रभाव है। किस चीज का प्रभाव? अनुकूल समय नहीं मिला उसको हाँ, अनुकूल समय नहीं मिला। हाँ, ये काल के संदर्भ में अनुकूल समय उसको नहीं मिला। तो इति काल स्वभावोयम आहारादि वशात पुनः चयादिन यंति सद्योपि दोषा काले पिबान। समझ में आया? तो काल का भी बड़ा मायने रहता है। अब काल के संदर्भ में देख लो, एक आदमी आपके पास आया, कहता सर मेरे तो ना पीठ में बड़ी दर्द हो रही है। अब आपने टटोला, न कोई आहार का कारण, न कोई विहार का कारण, कुछ नहीं। मारा ऐसा करते हो नहीं, मारा वो खाते हो नहीं, मारा ऐसा ही, अरे भाई आप ये खाते होंगे, आप सारा टटोल लिया बट कुछ नहीं कारण निकल रहा है। और पता चला बचपन में साइकिल से गिर गया था, पीठ में चोट लग गया था, और वही चोट इति काल स्वभावोयम आहारादि वशात पुनः, इसी काल के मर्यादा और स्वभाव के कारण से एक उम्र के बाद उसके शरीर में वही चोट लगने से उस स्थान में जो वायु संचित अवस्था में था, एक उम्र के बाद जब शरीर में वायु के कौन सा गुण, वायु के उष्ण और रुक्ष गुण मतलब कि जब बढ़ना शुरू हुआ एक उम्र के बाद, या शीत गुण जब बढ़ना शुरू हुआ, भाई जवानी खत्म हो जाती है तो उष्णता खत्म हो जाती है शरीर में, यानी कि वायु आता है, और वायु सबसे ज्यादा किस चीज से प्रभावित होता है? शीत से। तो उस वक्त जब वो व्यक्ति जब शीत गुण के प्रभाव में ज्यादा आया, ध्यान से सुनना, तो बचपन में चोट लगने के कारण से जो वायु उस वक्त प्रकोपित होना चाहिए था, वो अब आकर के शीत के प्रभाव से वो चोट प्रकोपित होकर के यहाँ इसको उसके पीठ में दर्द करा रहा है, मगर कोई हेतु मिल नहीं रहा है आपको। लेकिन ये भी एक हेतु है, तो इसको भी टटोलना होगा। अब यहाँ पर जब कोई भी चिकित्सा आप करो, अच्छी बात है, हालांकि चिकित्सा तो वही करना है जो वात को समन करने वाला है, लेकिन इस चीज को दिमाग में जरूर रखना है कि जब तक व्याधि का मूल कारण हमें पता नहीं चलता, तब तक अंधाधुंध चिकित्सा करने से वो नहीं, चरक खुश नहीं होंगे और वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा। तो इति काल प्रभाव, काल के इति काल स्वभावोयम आहारादि वशात। बचपन में जवानी में कुछ ऐसा आहार विहार या कोई ऐसी घटना हुई, अब मेरे पास तो मिर्गी के रोगी आते, बचपन में कभी सिर में चोट लगा, अब आ जाकर के उसको दोहराता। इति काल स्वभाव, ये काल का मर्यादा है, ये काल का स्वभाव है। समय के साथ शरीर में दोषों को निर्माण करना, संचित करना, प्रकोप करना, और उसको अपने आप लय यानी विनाश करना, शरीर में अपने आप चल रहा होता है। फिर हम क्या मेडिसिन करेंगे, क्या मेडिसिन खाएंगे, शरीर अपने आप इसको संतुलित और प्रकोपित करने का काम करता रहता है। दूसरी बात, व्याधि का कारण। वह आपने पूछा महाराज मेरे को ओसीडी हो गया, मैं आपके सामने कोई व्यक्ति आया, कहता महाराज मेरे को क्या हो गया? ओसीडी हो गया, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को टेंशन हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। व्याधि का कोई कारण पता नहीं। ये खाते हो? नहीं। वो करते हो? नहीं। अरे मैं तो बहुत धार्मिक हूं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर ये कैसे हुआ? आहार विहार तो नहीं। तो यहीं पर एक सूत्र देखो 35 वाला, आपके पास है कोई बुक? अर्थैरसात्मैः संयोग कालः कर्म च दुष्कृतम् हीनाति मिथ्या योगेन विद्यते तत् पुनस्त्रिधा। आलो जी, आप लोगों के पास है इसका सुश्रुत संहिता? अरे इन सूत्रों को पढ़े बगैर मजा नहीं आएगा। चिकित्सा करना तो एक बात है, चलो दवाई पैसे कमाना है, आर्थिक उन्नति करना है, क्लिनिक खोलना है, लोगों की सेवा करना है, वो एक बात है, लेकिन आयुर्वेद पढ़ना बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोग जो है इन चीज़ों को मिस करते हैं, इन चीज़ों को मतलब पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते, उनको समझ में नहीं आता बेसिकली।
उनको पढ़ाने वाले भी कोई नहीं है, ऐसे व्यवस्थाएं उनको नहीं मिलता। और आजकल ऑनलाइन में जो पढ़ाया जाता है वो भी क्या बताए, कॉलेज में भी इस तरह से एक एक चीजों को नहीं हो पाता। तो आप लोग चलो कितने समय से टिके हुए हैं, उम्मीद करता हूँ और भी लंबे समय तक आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को मुझे तो लगता है कि अच्छा ही लगेगा, चीजें बेहतर बेहतर समझ में आएगा। अभी तक आप लोगों को एक चीज तो जरूर समझ में आया होगा कि आयुर्वेदिक जो चिकित्सा, जैसे यूट्यूब में आप लोग देखते होंगे कि भाई ये दवाई खाओ ये रोग ठीक हो जाएगा, वो दवाई खाओ वो लोग, इतने देर तक आप लोग मेरे पास इस क्लास में टिके हुए हो, इतना तो समझ में आया होगा कि चिकित्सा में दवाई का बड़ा रोल नहीं है, चिकित्सा में इन सिद्धांतों का बड़ा रोल है। जब तक कारण पता नहीं चलेगा तब तक चिकित्सा का कोई लेना नहीं, बस अंधेरे में पत्थर मारने जैसा है, लग गया तो ठीक है, वाह वाह कार हो गया, नहीं लगा तो फिर राम राम जी। अर्थैरसात् में ही संयोग कालः कर्म च दुष्कृतम। किसी कारणवश, किसी भी कारणवश असत में ही संयोग, कुछ ऐसा असात्म यानी कि किसी के मन को चोट पहुंचाने वाली मिथ्या भाषा, किसी को दुख देने वाली ऐसे ही कोई कटु शब्द आपसे निकला, जानवर यानी गाय को मारना नहीं चाहिए, गाय को मारना नहीं चाहिए, पाप होता है, हम लोग सुनते रहते। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ये भी हम सुनते रहते हैं। परोपकार करना बहुत अच्छी बात है, पाप करना बहुत बुरी बात है, हम सुनते रहते। हम सुनते तो है लेकिन कभी कभी मानते नहीं है। न मानते हुए पाप तो कर लेते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में ये भाव जरूर टिकता है कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा तो नहीं कर रहा हूं। टिकता है कि नहीं टिकता है बताइए? एक आदमी पुट्ठा काम करता है ना, तो उल्टे काम करना उसका हो सकता है कोई मजबूरी हो, उल्टा काम करना उसका कोई मजबूरी हो सकता है। लेकिन वो जो आदमी अपने मन से जानबूझ करके कोई उल्टा काम कर रहा है, उल्टा काम कई सारे मानसिक वाचिक कर्मणा, मनसा वाचक कर्म, किसी भी तरह से किसी को गाली दे रहा है मन से, किसी आयुर्वेद ने तो गुरु पत्नी माना है, जो सबसे निगण्य बात है। गुरु पत्नी अपने गुरु के पत्नी के प्रति गलत निगाहों से देखना, सोचना, अपने मन में उस चीज को कल्पना करना, कितना बड़ा पाप है। या अन्य भी बहुत सारी चीजें, गाय को मारना नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम परिवार के लोग मारते हैं खाते हैं, और हिंदुओं के गांव में रहते हैं, उस जगह में रहते, सुनते रहते गौ माता है, जानते हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण से खा लेते अपने, है ना, जीव के स्वाद के लिए। लेकिन दिमाग के किसी कोने में है जरूर कि यार ये, इसको लोग माता बोलते हैं, ये पाप है, इनको पता है। तो वो छोटी छोटी बूंदे बूंदे, ये जो असात्म्य भाषा, देखिए अर्थ ही असात्म्य ही, शरीर में कहा, आपके हृदय में स्टोर होता रहता है संयोग, असात्म ही संयोग, संयोग होता है। अब ये संयोग शब्द थोड़े थोड़े बूंद बूंद हर रोज से संयोग हो रहा है, कुछ आंख से, कुछ नाक से, कुछ कान से, कुछ त्वचा से, हर इंद्रियों से कोई न कोई गलत चीजों का संबंध हो रहा है। आंख से गलत चीजें देखा जा रहा है, कान से गलत चीजें सुना जा रहा है, त्वचा से गलत चीजों को स्पर्श करने की मतलब कि महसूस ऐसा होता है, इच्छा होती है। तो संयोग असात्म ही, इससे क्या होगा? काल कर्म च दुष्कृतम, इस तरह के जो दुष्कृत जो कर्म है, इससे काल यानी कि आपके आने वाला समय प्रभावित हो सकता है। इसका अर्थ हालांकि थोड़ा कुछ है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके समझ के लिए, क्योंकि अभी मैं बीएमएस के स्टूडेंट को नहीं बल्कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो इसका अर्थ ऐसा भी है, हीनाति मिथ्या योगेना, हीन योग, अति योग और मिथ्या योग, हमने ये इसके ऊपर तो पहले पढ़ा ही है। अगर मिथ्या योग हो गया, हीन योग हो गया या अति योग हो गया, तो इन तीनों ही आधार से
आपका शरीर व्याधिग्रस्त हो सकता है, या इसमें कालः असात्म ही संयोग, कालः यानी पूर्व जन्म, यह भी काल के संदर्भ में हम ले सकते हैं। आपने इस जन्म में तो ऐसा कोई असात्म्य कर कोई ऐसी एक्टिविटीज आपका नहीं रहा, लेकिन पूर्व जन्म आपका बड़ा ही खराब रहा, तो उस जन्म के किए नेगेटिव एक्टिविटीज तरह के पाप प्रवृत्ति, पाप कर्मों का फल भी इस जन्म में भोगना पड़ सकता है। ये धर्मशास्त्र बोलता है और आयुर्वेद भी बोलता है। तो काल कर्म असात्म ही संयोग, इस जन्म के पूर्व जन्म के आपके इंद्रियों के मन का इंद्रियों के साथ के संबंध, चाहे वो हीन हो, चाहे अति हो, चाहे मिथ्या हो, किन्हीं भी योग आपको व्याधि कर सकता है। तो व्याधि के संदर्भ में आपका आहार विहार, एक ऋतु में खाया हुआ आहार विहार का प्रभाव दूसरे ऋतु में होना, जीवन में बचपन में किया हुआ या किसी उम्र में किया हुआ कोई भी इस तरह के एक्टिविटीज का प्रभाव दूसरी उम्र में होना, अनुचित शब्द का या कान से सुनना या कोई ऐसी चीजें कल्पना करना, उसका भी प्रभाव आपको कभी भी हो सकता है, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, त्वचागत, क्योंकि मन का संबंध त्वचा के साथ होता है, और पूर्व जन्म का नेगेटिव कर्मों का प्रभाव भी इस जन्म में भोगना पड़ सकता है। इस रूप में किसी भी रूप से आपके सामने रोगी आ सकता है, किसी भी हेतुओं को लेकर के रोगी आपके सामने आ सकता है। तो इनको इन नंबरों के साथ ध्यान से विमर्श करते हुए, रोगी जो मेरे पास आया है, इन 6 में से कौन सा आधार है, कौन सा कारण है जिसको लेकर के रोगी आ रहा है, तो उसी आधार पर हम फिर उसके लिए चिकित्सा का व्यवस्था करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, काफी टाइम हो गया है, बाकी परसों हम फिर थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ेंगे इसी संदर्भ में। बस मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि यह जो संदर्भ है इसको कई बार सुनिए, इस वीडियो सुनना ही पर्याप्त है, नहीं तो आप कुछ आयुर्वेदिक बुक पढ़ लीजिएगा। बस इतनी सी बात है कि योग के पीछे नहीं पड़ना है, और मेडिसिन वो अपने आप आ जाएगा आप लोगों के दिमाग में। जैसे द्रव्य गुण विज्ञान हम पढ़ेंगे ना बाद में, तो दिमाग एकदम क्लीन होता हुआ जाएगा, हाँ ये द्रव्य कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। गुरुजी